बिहार में दिनों दिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और खास तौर से ये राजनीतिक समीकरण मुस्लिम आबादी के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि ये वही एक बड़ा जनाधार कह लीजिए या कह लें कि एक बड़ा वोट बैंक है जहां पर लोगों की निगाहें टिकी है। उन लोगों की निगाहें जो इस सियासी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में दक्ष हैं, बिल्कुल ही वो इस तरीके के समीकरण को बनाते और बिगाड़ते आए हैं। तो क्या ये जो समीकरण है इस बार किसके पाले में जाने वाला है? यानी कि ये जो एक बड़ा वोट बैंक है, लगभग 18% की बात कर लें तो ये 18% की जो आबादी है जो कई जगहों पर निर्णायक भूमिका में है, खासतौर से अगर सीमांचल की बात कर लें तो वहाँ बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। तो जिस तरीके से आरजेडी ने साफ साफ मना कर दिया एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने से, यानी कि एआईएमआईएम बार बार ये कह रही थी कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, भले ही हमें कम सीटें दीजिएगा, हमें ना किसी मंत्री पद की परवाह है, ना ही हमें किसी डिप्टी सीएम बनाने की बात है, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई विशेष तरजीह दिया जाए, ना ही हम चाह रहे कि हमें बहुत ज़्यादा सीट दी जाए, हमें भले 5, 7, 10 सीट जो भी आपकी समझ में आए वो दे दीजिए, लेकिन आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अगर ध्रुवीकरण कर पाए मुस्लिम वोटों का तो एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, वो बहुत ही चौंकाने वाला प्रस्ताव बात थी सामने जो निकल करके आई। अब एआईएमआईएम एक बार फिर से वार कर रही है आरजेडी पर और ये कह रही है कि आरजेडी चाहती नहीं कि मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम एक जगह इकट्ठा हो। तो आखिरकार ये राजनीति चल क्या रही है, किस तरीके से समीकरण बनने वाले हैं, तो इसके बारे में तमाम बातें होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है बिहार में, वहाँ की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, ज़मीनी स्तर पर पत्रकारिता की है। तो ओमशील हमारे साथ मौजूद हैं और ओमशील से हम जानेंगे कि क्या है ये समीकरण और किस तरीके से वहाँ पर जो एआईएमआईएम के और आरजेडी के बीच में जो खींचतान चल रही है उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके पीछे की बातें क्या है, उसके बारे में तमाम जानकारी हम लोग अभी लेंगे, ओमशील से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो इस पे आगे बढ़े उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यंग भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ओमशील जी, पहला सवाल आपसे, आपने एक लंबी पत्रकारिता की पारी खेली है, बीजेपी की पत्रकारिता देखी है आपने और जो राजनीति है बीजेपी की खासतौर से कह लें तो वो देखी है आपने आरजेडी की राजनीति देखी, आपने एआईएमआईएम की राजनीति देखी, चिराग पासवान की राजनीति देखी और वहाँ पर जिस तरीके से आज की तारीख में जोड़ तोड़ चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एआईएमआईएम एक तरीके से कह लीजिए कि पिछली बार भी वो 5 सीटें जीत करके आई थी और आरजेडी से उसकी निकटता वो अपना बार बार साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस बार वो चाह रही थी एमआईएम कि हम महागठबंधन में शामिल हो जाएं, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो लालू यादव हैं वो नाराज हैं एआईएमआईएम से या फिर उनकी कोई अपनी राजनीति है जिसके कारण उसे वो महागठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते? देखिए सुजीत जी, अगर हम बात करें बिहार की तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो बिहार की राजनीति है, हाँ, उसमें 18% मुसलमान हिस्सा लेते हैं, हाँ, और उस 18% के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सारी पार्टियों में, चाहे वो एनडीए हो, हाँ, महागठबंधन हो या फिर तमाम जो एआईएमआईएम हो, जो हैदराबाद से वो उनका आगमन होता है, हाँ, तो वो इसकी राजनीति करना चाहते हैं और उस वोट को अपने पाले में लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि आखिर एआईएमआईएम को शामिल महागठबंधन में क्यों नहीं किया जा रहा है। ये आरोप एआईएमआईएम पर हमेशा से लगता आया है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अगर वो बीजेपी की बी टीम है, अब वो चाह रही है कि आपके साथ आए, महागठबंधन के साथ वो राजनीति करें, और एआईएमआईएम ये आरोप भी हमेशा लगाते आया है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो 4 विधायक वो आरजेडी तोड़कर अपने पाले में ले गई थी, महागठबंधन अपने पाले में ले गए थे उन 4 विधायकों को। तो जो प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा हमारे, हाँ, लेकिन हाँ, फिर भी हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ गठबंधन में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम गठबंधन में नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और वो कहीं ना कहीं फिर मुश्किल वाला सबब। तो क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये एआईएमआईएम
गठबंधन में, जो महागठबंधन है उसमें शामिल नहीं होती है तो एक बार फिर मुस्लिम वोट में बिखराव देखने को मिलेगा इस चुनाव में? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ये समझिए सुजीत जी कि अभी 18% वोट की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें महागठबंधन में जो आरजेडी है वो एमवाई फैक्टर की राजनीति करती है। एमवाई यानी मुस्लिम और यादवों की राजनीति करती है। आरजेडी के पास सबसे बड़ा चुनौती ये है, सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के साथ ये है कि अगर वो एआईएमआईएम को साथ लेती है, एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम वोटों पर कंसंट्रेटेड पार्टी है, जो कि अधिकतर वोट, मैक्सिमम वोट वो मुसलमानों के ही मिलते हैं उन्हें। तो आरजेडी को ये डर है कि कहीं अगर हम एआईएमआईएम को साथ लेते हैं तो कहीं जो यादव वोट है, जो कि कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं, तो वो यादव वोट एनडीए में ना ट्रांसफर हो जाए। हाँ। उसका एक डर सता रहा है। अगर मान लीजिए 2 से 4% भी यादव वोट को डेंट पहुंचाने में अगर एआईएमआईएम सफल हो जाती है, तब फिर वो एनडीए के लिए वो काफ़ी अच्छी बात होगी और महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली बात होगी। तो ये कुछ बिंदु है जिसको लेकर बिहार में जो आरजेडी है वो अपने साथ सटने देना नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, इसमें आरोप लगा है। आरोप हमेशा ये लगता है, जो आरजेडी वाले ही लगाते हैं, कि एआईएमआईएम तो भी पार्टी है जो कि चाहे अनचाहे कह लीजिए वो बीजेपी को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। यानी एक वोट कटवा पार्टी की बात हो जाती है। एआईएमआईएम के ऊपर लगातार ये आरोप महागठबंधन के लोग जो हैं वो लगाते रहे हैं। तो जब एआईएमआईएम शामिल होना चाह रही है महागठबंधन में, तो इनमें परहेज क्यों? जैसा कि आपने बताया कि भाई वो यादव वोट को पकड़ के बैठे हुए हैं आरजेडी के लोग। खुद अगर देखें तो लालू यादव खुद उर्स में शामिल होते हैं, पटना के उर्स में शामिल होते हैं, बाकायदा वो लेके जाते हैं, जो भी उनका रिचुअल्स होता है उसको फॉलो करते हैं, टोपी पहनते हैं। नीतीश कुमार भी टोपी पहने नजर आते हैं कई मौक़ों पर। तो ऐसा परहेज क्यों, ऐसे मतलब अछूत क्यों मान के चल रहे हैं एआईएमआईएम को? देखिए, आपने अभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जिक्र किया कि वो ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और मुसलमान के कार्यक्रमों में जाते हैं, और ये राजनीति रही है सुजीत जी। अगर हम देखें बिहार की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार पहले जाते थे वो तमाम जगहों पर मुस्लिम कार्यक्रम में, या फिर कोई भी इफ्तार पार्टी वगैरह हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि लालू प्रसाद यादव हो और या नीतीश कुमार हो, वो चाहे वो साथ गठबंधन में रहे या अलग अलग रहे, वो एक ही इफ्तार पार्टी में जाते थे और दोनों टोपी पहनते थे और एक मैसेज देने की कोशिश करते थे कि मुस्लिम वोट हमारे साथ है और मुसलमानों के साथ हम हैं। ठीक है, लेकिन आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, आपने नीतीश कुमार की जिक्र की कि वो टोपी पहनते हैं कार्यक्रमों में। हाँ। लेकिन अभी आपने पूर्व के दिनों में देखा होगा कि एक मंच पर उन्होंने कैसे अपना टोपी उतारा और मतलब एक पहना रहे थे कोई, उनसे हाथ से टोपी वो नहीं लेते हैं बल्कि किसी और को पहना देते हैं। हाँ। और उस पर भी काफी विवाद हुई कि उनका बॉडीगार्ड उनको कुछ कान में बोलता है, उसके बाद वो टोपी बीच से ही रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है कि क्या कहते हैं, मुस्लिम कार्यक्रमों में क्यों नहीं जाते हैं, मतलब मुस्लिमों से परहेज क्यों, एआईएमआईएम से परहेज क्यों, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसमें जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है महागठबंधन को, कांग्रेस को, आरजेडी को, उससे कहीं ना कहीं अब एआईएमआईएम भी चिंता में है कि जो मुस्लिम, एक तो वो मुस्लिम कंसंट्रेटेड पार्टी है वो बिल्कुल, और तो अगर जो मुस्लिम आरजेडी के साथ अगर वो स्वीप हो जाते, जो भी एआईएमआईएम को वोट देते रहे हैं हाँ। इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद, तो उनका जनाधार तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ आ जाएं और उनके साथ मिलकर राजनीति करें। उनकी ज्यादा की मांग नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए। आप समझिए 243 विधानसभा सीटें हैं हाँ? और 6 सीटों की वो मांग करते हैं। उसमें भी ये शर्त रखते हैं कि ना ही हमें कोई डिप्टी सीएम चाहिए, ना ही कोई हमें मंत्री चाहिए, हम लोग सिर्फ साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं। तो ये टेंशन यही दर्शाता है कि वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव, देखिए जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की और सीमांचल के क्षेत्रों की अगर बात करें, तो जो पूर्णिया है, ये सब जो एरिया है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये वाला जो पूरा इलाका, फैक्टर जो काम कर रहा था पप्पू यादव का, तो एक तो 2 ध्रुव बटे हुए थे, तेजस्वी यादव के और पप्पू यादव वाले, तो
अब उसको कैसे इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काटा गया आपने देखा होगा। हाँ। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया गया। हाँ। एक साथ वो यात्रा करते हैं। हाँ। कई सारी तस्वीरें सामने आई, तेजस्वी यादव के पक्ष में वो बयान पप्पू यादव देने लगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं, ये मैसेज जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का जनाधार बिहार की राजनीति में मजबूती दे रहा है। इसी का टेंशन ओवैसी को सता रहा है, AIMIM को सता रहा है कि आखिर अब अगर महागठबंधन एंट्री नहीं देती है अपने गठबंधन में तो आखिर हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है ओम कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल करके आई, जैसे मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा है और वो करीब 10 से 12% वोट बैंक को अपने खाते में बता रहे हैं, यानी कि सन ऑफ मल्लाह के तौर पे कह लें या निषाद जो पूरा समाज है उसकी बात कर लें, तो वहाँ पर तो उनको एंटरटेन किया जाता मुकेश सहनी को, लेकिन जो 18% की प्रतिनिधित्व जिनके पास है, अगर AIMIM की बात कर लें तो उसको वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे महागठबंधन वाले। तो आखिरकार क्या RJD नहीं चाहती कि महागठबंधन सरकार बनाने की तरफ बढ़े, या RJD ये नहीं चाहती कि अगर AIMIM बड़े दल के तौर पर अगर यहाँ पर उभर के आ जाती है तो इसका नुकसान RJD को उठाना पड़ेगा। तो ओम, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि एक तरफ तो महागठबंधन AIMIM को मना कर रही है, जबकि उनका करीब जो 18% आबादी की बात कर ले मुसलमानों की, तो अगर इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए AIMIM को तो हो सकता है कि ज़्यादा सीटें निकल करके आए, और ख़ासतौर से जो सीमांचल का इलाका है जहां पर हम बात कर लें, अगर पूर्णिया की बात कर लें तो वहाँ पर 40% आबादी मुसलमानों की है, अगर हम बात किशनगंज की कर लें तो वहाँ 68% आबादी है मुसलमानों की, अगर हम अररिया की बात कर लें तो वहाँ पर 43% आबादी है, कटिहार की बात कर लें तो वहाँ 45% आबादी है, और कुल मिलाकर के ये जो 4 जिले वहाँ पर 24 विधानसभा सीटें हैं। तो 24 विधानसभा सीटों में अगर महागठबंधन में शामिल हो जाती है AIMIM और उन्होंने केवल फोकस कर लिया केवल उन्हीं सीमांचल पर, तो 24 सीट पे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि करामात हो सकता है और सत्ता की तरफ महागठबंधन को भेजने की बात हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ मुकेश सहनी की बात कर ले तो उनके पास 10 से 12% वोट बैंक है, जो निषादों का वोट बैंक कर ले, मल्लाह का वोट बैंक कर लें, लेकिन इस वोट बैंक में भी बंटवारा है। बीजेपी में भी कई निषाद लोग हैं, कई पिछले दिनों मुकेश निषाद को अपने में शामिल करने की बात हो गई थी, जो बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया। और दूसरी बात कर लें कि चिराग पासवान भी पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं, जीतन राम मांझी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति करते हैं उसी तरीके की। तो वहाँ पर तो मुकेश सहनी को 40 से 50 सीट की बात हो रही है, और कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि करीब 15 से 20 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। और AIMIM जो चाह रही है कि मुझे केवल 6 से 7 सीटें दे दें, उसको लाने में परहेज कर रही है महागठबंधन में RJD, क्योंकि अगर वो केवल 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है AIMIM, लेकिन अगर उनके सपोर्ट से RJD के जो उम्मीदवार हैं या फिर कह लें जो उनके जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, तो उनके उम्मीदवारों को भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है AIMIM के कारण, खास करके सीमांचल के इलाके में। इसके बावजूद भी परहेज। देखिए सुरजीत जी, इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो RJD की राजनीति को अगर समझिए, हाँ, तो कांग्रेस के साथ भी वो अब असहज की भूमिका में है, असहज है। हाँ, आप समझिए, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल एक तरीके से कह लें क्षतिग्रस्त थी बिहार में। हाँ, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा, हाँ, सबसे पहले हम भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, हाँ, फिर वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से समर्थन मिला, और आपने देखा होगा तस्वीरों में, और तमाम जनता ने भी देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि जो फ्लैग्स थे, जो झंडे थे पार्टियों के, कांग्रेस के ज्यादा दिखाई दे रहे थे, RJD के कम दिखाई दे रहे थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर इसका मतलब ये है कि पकड़ मजबूत हो रही है कांग्रेस की, और एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस रिवाइव हो रही है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2020 वाला, हाँ, उसमें कांग्रेस ये आरोप लगाते आई है अंदर खाने से RJD पर कि उनको वो सीटें दे दी गई जो कि हारने वाली सीटें थी। करीब 25 से 30 सीटें ऐसी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 25 से 30 सीटें ऐसे दे दी गई कि जिनमें मतलब वहां पर जमीन ही नहीं थी महागठबंधन की या हाँ, फिर कांग्रेस की। हाँ, और पिछला जो 4-5 चुनाव से कभी वहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार जीत करके आए नहीं, ऐसी 30-35 सीटें। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी जन समर्थन मिल रहा है महागठबंधन को, वो कहीं ना कहीं अब माफ कीजिएगा कांग्रेस को, तो वो RJD की टेंशनें बढ़ा रहा है कि अब ये भी दावा करेंगे
75 सीटों पर बात बन रही है, बात कही जा रही है। अब 70 सीटों पे मानते हैं या नहीं, 75 सीटों पे मानते हैं या नहीं, कि 60 ही सीटें देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये अभी सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बड़ा हो जाता है सुरजीत जी कि ये जो मुसलमानों की बात करते हैं, वो मुसलमान वोट बैंक छिटके ना, ठीक है, और जो AIMIM को अगर वो शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनको जनाधार मिल गया तो उनकी भी जमीन मजबूत हो जाएगी और आने वाले समय में RJD की पकड़ कम और AIMIM और कांग्रेस की पकड़ ज्यादा हो जाएगी, तो डोमिनेंस RJD का जो अभी है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, कुल मिलाकर के मतलब ये कह सकते हैं कि फायदा तो होगा, लेकिन जो दूरगामी नुकसान है उसकी चिंता ज्यादा है लालू यादव को, कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि महागठबंधन में ये RJD ही हाशिए पर चले जाए ऐसे। हाँ, आपने मल्लाह का जिक्र किया, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। मुकेश सहनी का जिक्र किया आपने। मुकेश सहनी भी RJD हो या कांग्रेस हो, उन्हें ये पता है कि अगर ज्यादा सीटें दिए, ज्यादा सीटें अगर जीत गए, तभी वो बीजेपी में चले जा सकते हैं। जा सकते हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली बार वो उठ के जा सकते हैं, तो वो बीजेपी एक कॉल अमित शाह के हाईकमान की तरफ से आएगा, वो नहीं पता किसको क्या हो जाए। तो अब ये बात भी है, और अगर कम सीटें देते हैं उन्हें, तो कम सीटों में ये होगा कि अगर कम सीटें देंगे तो वो चुनाव से पहले ही वहाँ मूव कर जा सकते हैं, तो वहाँ भी ये असमंजस की स्थिति में है। लेकिन मल्लाह समाज का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो छिटकते हुए दिखते हैं। अगर मुकेश सहनी अलग रहते हैं तो वो वोट बैंक, वो जनाधार नहीं मिल पाएगा मल्लाह समाज का, जो भी 12% 13% जो वोट बैंक है मल्लाह समाज का। वही अगर हम RJD की बात कर लें, तो RJD कहीं ना कहीं इसमें सक्षम है कि वो MY फैक्टर को साथ लेके चलती आई है और उसमें सफल रहती है। पिछले बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी RJD ही बनी थी। बहरहाल जो भी कुछ हुआ हो, चिराग पासवान के वजह से हुआ या फिर किसी भी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो बनी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या AIMIM अकेले चुनाव लड़ता है, और अकेले अगर चुनाव AIMIM लड़ती है AIMIM, तो क्या वो पोस्टपोल अलायंस के लिए जाएंगे तेजस्वी यादव? अगर 2, 4, 5 सीटें कम होती हैं सरकार बनाने में, तो क्या ओवैसी समर्थन करेंगे? पता चले कि अभी ये नाटक दिखा रहे हैं, अभी नो एंट्री का बोर्ड लालू प्रसाद यादव दिखा रहे हैं, उस समय ओवैसी दिखा दे, ये भी संभावना है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। और सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसमें अभी बहुत राड़ छिड़ी हुई है कांग्रेस के भीतर भी और RJD के भीतर भी। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, जो ओम जी ने कहा, बताया, जो तमाम बातें बताई है, उसके हिसाब से ये लगता है कि मिलना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी कुर्बानी दे करके RJD के जो लालू यादव कह लें या तेजस्वी यादव कह लें, वो नहीं मिलना चाहते। वो ऐसा नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में AIMIM की बात कर लें या VIP की बात कर लें, तो वो जो तमाम सीटें अगर अभी ज़्यादा दे दी जाए और उन्होंने अपना जनाधार बना लिया, तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में उनकी जो है पकड़ वो ज़्यादा हो जाए। RJD हाशिए पर, हालांकि बड़ी पार्टी है, हाशिए पर ऐसे नहीं जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि जनाधार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि भले लालू यादव भी ये समझ रहे हो कि फायदा तो होगा चुनाव में, अगर AIMIM को महागठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए तो फायदा होगा, लेकिन उसका नुकसान भी होगा। तो ये जो फायदा और नुकसान, यानी नफा और नुकसान की बात है, उसको कैलकुलेट करके, उसका समीकरण तैयार करके शायद RJD को ऐसा लग रहा है कि ये अलग चुनाव लड़ लें, हम लोग अलग चुनाव लड़ लें। अगर चुनाव लड़ने के बाद में इनको अच्छी सीटें मिल जाती है तो हम इसको अपने साथ ले लेंगे। अगर हमें लगेगा ऐसा कि भाई हमें 10 या 12 सीटों की ज़रूरत है और हम बहुमत साबित कर देंगे, तो उस वक्त इन्हें परहेज नहीं होगा, ऐसा तो दावा किया जा रहा है, आज की तारीख से किया जा रहा है। अगर परहेज होता तो पिछले बार जो विधानसभा चुनाव के बाद में इनके जो 4 विधायक थे वो RJD के खेमे में नहीं आते। तो लेना भी है और छोड़ना भी है। कुल मिलाकर के कहते हैं कि मीठा तो वाह वाह और कड़वा तो थू थू। ये वाली बात है कि चुनाव से पहले तो हम अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद अगर हमारे मतलब की सीटें आ गई तो हम एकजुट हो जाएंगे। तो ये थी आज की चर्चा, और इस चर्चा में आप लोग बने रहे, इसके लिए आपका सबका धन्यवाद। और इस चर्चा को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।